हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसी कामना करता हूँ। मैं सी पंकज खिलेरी आपका स्वागत करता हूँ टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के OneExam.in पोर्टल पर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट के बारे में। मेनली कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। आज जो है हम डिस्कस करेंगे मटेरियल के बारे में। क्या होता है मटेरियल, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है और उनको किस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरी वगैरह सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे वाइट बोर्ड की तरफ। हाँ जी, तो देखिए मटेरियल कॉस्ट, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला देखना हमें वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट की। मटेरियल जब हम रिसीव करते हैं तो उसके इसके अंदर उसका वैल्यूएशन जो है वो कैसे किया जाता है। सेकंड हम पढ़ने वाले इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। थर्ड जो है वो इन्वेंट्री स्टॉक आउट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो है वो ABC एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ जो है इस मटेरियल के अंदर कुछ रेशियोज जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और सिक्स जो है वो मटेरियल इशू प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। तो ये मेनली हमने अपने 6 कॉन्सेप्ट है जिनको यहाँ अप्रोच करना है, जिनको समझना, और उसके बाद में इस चैप्टर की थ्योरी पार्ट को समझना। इस चैप्टर के अंदर थ्योरी भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो उसे भी हम समझेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। देखिए इन्वेंट्री को जो डील करता है वो कौन डील करता है? AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है? इन्वेंट्री के बारे में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट की। जो मटेरियल हमने रिसीव किया उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा। तो किस तरीके से किया जाएगा भाई? AS2 के हिसाब से ही किया जाएगा। अब AS2 जो है वो क्या कहता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में? तो वो क्या कहता है कि हम सारी कॉस्ट ऐड करेंगे जब तक कि हमारी इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक ना आ जाए। सर एसेट के अंदर क्या होता है? फिक्स एसेट के अंदर AS10 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो क्या कहता है? वो भी यही कहता है कि एसेट की कॉस्ट के अंदर सारी कॉस्ट ऐड होगी जब तक कि उसे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक नहीं लाया जाता। सर ये प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन क्या होता है, ये क्या बात है? देखिए एस बनाने वाले ने बहुत ही सही तरीके से क्या कर दिया, बहुत आसान भाषा में बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया। किस तरीके से? उन्होंने क्या कहा कि इन्हें प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने तक के सारे खर्चे जो ऐड किए जाएंगे। अब प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन का मतलब पूछा कि साहब क्या होता है प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन? तो उन्होंने कहा आप इन्वेंट्री किस वजह से खरीद रहे हो? हमने कहा इन्वेंट्री हम खरीद रहे हैं ताकि हम इसे बेचें। सीधी सी बात, इन्वेंट्री हम क्यों खरीद रहे हैं? ताकि हम इसे बेचें। तो उन्होंने कहा जब ये बेचने लायक हो जाए ना तब तक के सारे कॉस्ट जो है वो ऐड करना। जैसे ये एक बार बेचने के लायक हो जाए उसके बाद की कॉस्ट आप इसके अंदर ऐड नहीं करना। हमने कहा ठीक है यार, ये तो आपने सही बात कह दी, अगर लगे हाथ तो आप फिक्स एसेट का भी बता दीजिए। उन्होंने कहा फिक्स एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जो भी सारे खर्चे लगते हैं उन सारों को हम क्या करेंगे, कॉस्ट में ऐड करें। हमने कहा यहाँ प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन का मतलब क्या? उन्होंने कहा एसेट क्यों खरीदे हो भाई? हमने कहा एसेट सेल करने के लिए तो नहीं खरीदे, हम तो एसेट यूज करने के लिए खरीदे। उन्होंने कहा यूज करने के लिए खरीदे हो तो जिस दिन वो यूज करने लायक हो जाए उस दिन मान लेंगे प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आ गई, तब तक के सारे खर्चे जो ऐड करते जाइए। जिस दिन वो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आ जाए उसके बाद के खर्चे जो ऐड मत कीजिए। हमने कहा यार ये तो आपने ठीक कह दिया, एक ही लैंग्वेज में प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन बता के दोनों जगह बात कंप्लीट कर दी। अब देखिए जैसे अपना काम जो है वो आइसक्रीम सेल करने का, मैन्युफैक्चर करते हैं आइसक्रीम और सेल करते हैं। आइसक्रीम को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तैयार हो जाती है और उसके बाद में हम क्या करते हैं फ्रीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं। कब तक स्टोर करके रखते हैं? जब तक कि हमारा कस्टमर खरीदने ना आ जाए, उतने तक हमें क्या करना पड़ता है, डीप फ्रीजर के अंदर उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। अब रेफ्रिजरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है क्या वो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा? सोचिए, सोच के जवाब दीजिए कि क्या ये जो इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। आधों के जवाब आ रहे हैं कि होगा, आधे कह रहे हैं कि नहीं होगा। क्या होना चाहिए? देखिए इन्होंने क्या कहा
कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के सारे खर्चे ऐड होंगे। क्या आइसक्रीम हमारी पहली बार जब तैयार हुई उस वक्त वो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आ गई थी क्या? हाँ, अगर कस्टमर आता तो उस वक्त हम क्या कर देते, सेल कर देते। अब हम स्टोर करके रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि कस्टमर अभी तक आया नहीं। क्या ऐसा है कि अभी इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में नहीं आई? नहीं, इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में आ चुकी है, यह कस्टमर का इंतजार कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही एक बार इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में आ जाए ना, उसके बाद की कोई भी कॉस्ट जो इन्वेंट्री के अंदर ऐड नहीं होगी। मतलब जैसे ही एक बार आइसक्रीम सेल होने की कंडीशन में आ गई कि अब इसको सेल किया जा सकता है, फिर उसके बाद की कोई भी कॉस्ट जो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। पहली बार आइसक्रीम जब तैयार होकर आपने फ्रिज के अंदर रखी, उस दिन वो रेडी टू सेल थी, अगर कस्टमर आता तो आप उसे सेल कर सकते थे। अब कस्टमर नहीं आ रहा है तो कस्टमर के इंतज़ार में वो हम उसको फ्रिज के अंदर रख के रखें, तो उस केस के अंदर ये जो कॉस्ट है वो कभी भी ऐड नहीं होगी इन्वेंट्री की कॉस्ट में। ऐसा कैसे? एसेट की कॉस्ट के अंदर जैसे एसेट एक बार रेडी टू यूज होगी, उसके बाद में चाहे आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एसेट में कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। मतलब उसके अंदर कोई भी कॉस्ट अब ऐड होगी क्या? नहीं होगी। जैसे एक बार रेडी टू यूज होगी, उसके बाद की कोई भी कॉस्ट उसके अंदर ऐड नहीं होगी। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कहा कि सारी नॉर्मल कॉस्ट जो है वो ऐड होगी, एबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी। हमने कहा एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा देखो, आप क्या करते हो, आपके घर के अंदर सपोज लाइट गई, तो आप क्या करते हो? सबसे पहला काम, बाहर जाते हो, गली के अंदर देखते हो सबकी लाइट गई है, आते हो, आराम से सो जाते हो। बाहर गए, सबकी लाइट नहीं गई है, सिर्फ हमारे घर की गई है, तो फिर चिंता करते हैं। हाँ सर सही बात है, ऐसा ही करते हैं। बस वैसा वैसा है। अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो नॉर्मली हर किसी की लग रही है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ हमारे लग रही है, हर किसी की लग रही है, तो उसे तो क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो एबनॉर्मल है, जो सिर्फ हमारे ही लगी है, मतलब हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारी लगी है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको कभी भी हम ऐड कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि सपोज क्या हुआ, कुछ एबनॉर्मल लगा, जैसे हमने क्या किया, बाकी जो मटेरियल लेके आते हैं वो क्या करते हैं, सही आदमी को भेजते, सही बंदे को भेजते हैं और वो लेके आ जाते हैं। और अपन ने क्या कर रखा है, एक ऐसे आदमी को रख के रखा है जो ट्रक चल रहा था वो क्या करता है, टिका के चल रहा है। तो आते वक्त क्या हुआ, पकड़ लिया उसको पुलिस ने और पकड़ के उसका फाइन फाड़ दिया 5,000 का। अब ये जो 5,000 का फाइन पड़ा है, क्या ये जो कॉस्ट आप अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं? कि आप खुद ही सोच के बताइए। सर नहीं, ये तो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। रीज़न क्या? क्योंकि अगर हमने ये कॉस्ट हमारी कॉस्ट के अंदर ऐड की, ये 5,000, तो हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इन्वेंट्री की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो हमारी सेल प्राइस भी हम क्या करेंगे? बढ़ा के रखेंगे। क्लियर है? अब पास वाले का जो ड्राइवर था वो तो सही चला रहा था और वो सही लेके आया, तो उसके दिए 5,000 इनकर नहीं हुए, तो उस केस के अंदर उसकी कॉस्ट जो है वो कम है और अपनी कॉस्ट ज़्यादा सो रही, तो वो सेल प्राइस कम रख रहा है, हम सेल प्राइस ज़्यादा रख रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ही बाहर होगा। समझ आ रही बात? वहीं पर अगर बात करें हम फ्रेट की या इंश्योरेंस की, मटेरियल लाते वक्त का जो किराया है, जो मटेरियल लाते वक्त हमने इंश्योरेंस करवाया, तो हमने भी करवाया, हमारे पड़ोसी शॉपकीपर ने करवाया, सब करवाते हैं, तो ये जो कॉस्ट है वो क्या होगी? ऐड होगी। लेकिन एबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी। क्लियर है? अभी एक बार सिर्फ बेस बना रहे, फिर उसके बाद में इसको थॉरोली समझेंगे। इसके बाद में क्या होता है, हमने जैसे इन्वेंट्री खरीदी, उस इन्वेंट्री में से कुछ जो है वो लॉस भी होता है। कुछ लॉस ऐसा होता है जो नॉर्मल नेचर का होता है और कुछ लॉस ऐसा होता है जो एबनॉर्मल नेचर का होता है। लाइक सर देखिए, नॉर्मल नेचर का लॉस कैसा हो गया और एबनॉर्मल नेचर का कैसा हो गया। जैसे सपोज आप क्या करते हो, पेट्रोल खरीद के लेके आते हो, 100 लीटर लेके आते हो, तो उसमें से ऐसा होता है कि जब तक लाते हो तब तक क्वांटिटी में 1-2 लीटर जो है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्लियर है? या फिर रुई वगैरह के अंदर क्या होता है, उनका वेट जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, कोल वगैरह के अंदर थोड़ा बहुत वेट जो है वो कम हो जाता है, और नॉर्मली हर किसी को होता है, तो अब उसे तो हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लॉस। और अगर ऐसा है कि भाई ये सिचुएशन आ गई कि नॉर्मली तो क्या होता है 2% तक का क्वांटिटी में लॉस होता है, लेकिन हमने क्या कर दिया 10-15% कर दिया, तो नॉर्मल से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसा नॉर्मल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वैसा नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट। अगर नॉर्मल लॉस है तो उस केस के अंदर हमारे साथ हुआ है, तो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे
अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ हुआ है, तो उस केस के अंदर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। और अगर एबनॉर्मल है तो उस केस के अंदर वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ हमें सहन करना होगा। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो वैसा क्या होता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का होता है क्वांटिटी के अंदर, तो उसका हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है सर, इसका एडजस्टमेंट देखेंगे। और क्या होता है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री के वैल्यूशन के अंदर, और इन्वेंट्री के अंदर वैल्यूशन होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि सर हमने डिस्काउंट दिया, सॉरी हमको डिस्काउंट मिला, हम खरीद रहे हैं अभी तो इन्वेंट्री, हमें डिस्काउंट मिला, तो उसका क्या करेंगे सर, समझेंगे उसको। अगर हम ऐसी कुछ इन्वेंट्री खरीदते हैं जिसके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी वगैरह दे देती है, कई ऐसी चीज़ें होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है, अगर वो सिचुएशन है तो उस केस के अंदर क्या होगा ये समझेंगे। कैश डिस्काउंट दिया तो क्या वो लेस होगा या नहीं होगा वो समझेंगे। इसके अलावा कुछ टैक्सेज जो है वो और पे करने होते हैं जब इन्वेंट्री हम खरीदते हैं। तो इन्वेंट्री खरीदते हैं तो बहुत सारे टैक्सेज लगते हैं, लाइक जीएसटी हो गया, अभी तो काफ़ी सारे टैक्सेज हट चुके हैं, मेनली जीएसटी रहा है, लेकिन पहले सीजीएसटी वगैरह ऐसे बहुत सारे थे। और टोल टैक्स वगैरह लगते हैं, क्या ये ऐड होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर रहेगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आइए यहाँ पर देखते हैं कि हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, कि टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिसे हमने दिया नाम ए, और इसको हम यहाँ अलग से समझेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ये हो गया। और डिवाइड करेंगे टोटल परचेज माइनस नॉर्मल लॉस। सर ये नॉर्मल लॉस क्यों लेस करेंगे इसको भी समझेंगे अपन पहले बात करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल की। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर क्या क्या आएगा समझिएगा ध्यान से। हमने मटेरियल खरीदा, उस वक्त बहुत सारी कॉस्ट पे की होगी, उसमें से कुछ खर्चे सॉरी कुछ हमें डिस्काउंट मिले होंगे, कुछ सब्सिडी मिली होगी वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो है वो देखें। मेनली कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर क्या रखना है, अगर नॉर्मल है तो उस केस के अंदर कॉस्ट के अंदर वो ऐड होगा, और अबनॉर्मल है तो वो कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अबनॉर्मल है इसका मतलब वो सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, हम हमारे कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारा नुकसान है और हमें ही सहन करना होगा। क्लियर है। अब देखिए हम खरीदने गए, वहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट एंड सब्सिडी। हम वहाँ खरीदने गए और सपोज वहाँ पर उसने कहा था कि भाई साहब 5,000 रुपये लगेंगे, हमने कहा कुछ डिस्काउंट, तो उन्होंने कहा कि 10% तो हम नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये लेस होगा क्या सर, होगा या नहीं होगा। भाई अकाउंटिंग में क्या करते हो, परचेज कितने की लिखते हो, अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो आप 5,000 की लिखते हो या 4,500 की, मतलब 10% कम करके। सर ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक के अंदर कोई एंट्री होती नहीं है, मतलब इन्वेंट्री यहाँ पर कितने पे लिखोगे आप अकाउंटिंग में, 4500 पे। अकाउंटिंग में जो लिखोगे वही कॉन्सेप्ट है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये किसके हिसाब से पढ़ रहे हो, S2 के हिसाब से। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है आपको तो उसे क्या करोगे, लेस करोगे क्या। हाँ जी सर लेस करेंगे इसको। अगर क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, क्वांटिटी डिस्काउंट कैसा, सपोज हम गए थे 100 किलो खरीदने के लिए और उन्होंने कहा कि अगर 200 kg खरीद लेते हो, 200 किलो खरीद लेते हो तो हम क्या करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट देंगे। क्या लेस होगा क्या। हाँ, हम एक्चुअली क्या कहेंगे कि जितना हमने पे किया उतने ही रुपये हम हमारी कॉस्ट के अंदर लिखेंगे। सपोज मैंने, समझिएगा, अगर 200 kg के प्राइजेज जो थे वो 10,000 थे और आपने 8,000 पे लेके आ गए, तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 10,000 से करोगे 8,000 से। सर 8,000 से करेंगे क्योंकि हमने 8,000 के अंदर ही खरीदा, चाहे उसकी प्राइस जो थी वो 10,000 थी। या यूँ समझिए, आप सपोज कोई ये कैलकुलेटर खरीदने के लिए गए और कैलकुलेटर जब खरीदने गए तो कैलकुलेटर की जो उसके ऊपर MRP लिखी थी वो लिखी थी 800 रुपये और आपने उस दुकान वाले से ख़रीदा है 600 रुपये में, तो आप क्या कहोगे, परचेज कितने में किया, 800 में या 600 में। सर जाहिर सी बात हम 600 में करेंगे। या फिर मोस्टली आप बुक्स जो भी खरीदते हो उसकी MRP क्या होती है, अलग होती है, और आप प्राइस जो पे करते हो अलग होता है।
तो आप क्या कहोगे, आपने कितने में खरीदा, जितना पे किया उतने में, या जो MRP लिखी हो उस पर? सर हमने जितना पे किया उसके हिसाब से ही करेंगे। तो अगर क्वांटिटी डिस्काउंट मिला तो क्या उससे हम लेस करेंगे क्या? हाँ जी सर, लेस करेंगे। क्लियर है? कैश डिस्काउंट यहाँ ध्यान से समझिएगा भाई। अब हमने खरीदा, सपोज ये 8,000 के अंदर खरीदा। खरीदने के बाद हमने उनकी गलियां ऐसी छोड़ी कि उनकी गलियों की तरफ देखना ही बंद कर दिया। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ऐसा कर चुके हम ना उनकी तरफ देख रहे हैं, ना हम उनसे आँख मिला रहे हैं, हम सिर्फ उनसे आँख चुरा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई और उनको लग गया कि अब हमारी नीयत के अंदर खोट आ चुकी, अब हम पैसा देने की सिचुएशन में है नहीं। तो उन्होंने हमें क्या किया, एक दिन रोका रास्ते में और उन्होंने कहा कि 10% का डिस्काउंट देते हैं हम, अगर तुम कल तक पेमेंट दे देते हो तो। अगर सपोज ये हमने क्रेडिट पे खरीदा था, ये राम से खरीदा था, तो हमने क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम किया था। क्लियर है? अब उसने क्या कहा, 10% डिस्काउंट देंगे, अगर कैश डिस्काउंट देंगे अगर कल तक पेमेंट कर देते हो तो। अब हमने कहा कि चलो दे ही देते हैं। तो उस केस के अंदर हम एंट्री क्या करेंगे सर, हम करेंगे राम अकाउंट डेबिट 8,000 से टू कैश 10% डिस्काउंट काट के 7200 रुपये देंगे और टू डिस्काउंट करेंगे, देंगे 800 का। यहीं पर अगर 10,000 की चीज़ 8,000 में खरीदी तो आपने क्या लिखा था, परचेज 8,000 से लिखा था, और ये जो कैश डिस्काउंट दिया तो ये इस तरीके से 800 रुपये कम लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जब आपने कैश डिस्काउंट लिखा तो परचेज का अमाउंट 8,000 से कुछ कम किया कैश एंट्री में? नहीं सर, कुछ भी कम नहीं किया। तो क्या कैश डिस्काउंट लेस होता है क्या? नहीं, कैश डिस्काउंट लेस नहीं होता। वो सर क्या बात कर रहे हैं, ये लेस नहीं होगा, ये लेस नहीं होगा। पहली बात तो इसको हाईलाइट कर दो अभी, ये जो है वो लेस नहीं होगा। अब समझिए ये लेस क्यों नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग एंगल से समझा देता हूँ, मतलब मेन कारण तो वही है। पहली बात तो कैश डिस्काउंट परचेज से रिलेटेड नहीं है, इन्वेंट्री के परचेज से रिलेटेड नहीं है, ये कैश के पेमेंट से रिलेटेड है। तो कैश डिस्काउंट की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर है? समझ आ रही बात? पहला तो ये कारण हो गया। अगर उससे समझ नहीं आए तो दूसरा आप क्या कर लीजिएगा, अकाउंटिंग एंट्री में देख लीजिए। यहाँ जो पेमेंट करोगे तो क्या करोगे, राम को 8,000 और परचेज जो हो उसको आपने 8,000 से कुछ कम या ज़्यादा किया गया? नहीं, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं किया। क्लियर है? तो सारे डिस्काउंट जो वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट है जो लेस नहीं होता है। अब क्या हुआ, हमने जब परचेज किया तब हमें गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी वगैरह दे दी। गवर्नमेंट ऐसा सब्सिडी वगैरह क्यों देती है? लाइक हमने कुछ ऐसा जो है वो सोशल कॉज के अंदर आने वाले कुछ ऐसे इन्वेंट्री खरीदी, या कुछ ऐसे है जो इसको क्या करती है गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, ऐसी कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके अंदर क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है। लाइक आप गाँव के अंदर कोल्ड स्टोरेज या स्टोर हाउस बनाते हो तो उस केस के अंदर आपको गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। या फिर मेडिसिन है तो बहुत सारी मेडिसिन पे गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी आपको प्रोवाइड करती है। मान लीजिए मैं 10,000 की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, 10,000 की इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ और उसमें से 25% की सब्सिडी मिलती है, तो मैं क्या कहूँ, 10,000 कॉस्ट लगी मेरी, या मेरी कॉस्ट 7500 ही लगी? सर मैं कहने को तो 10,000 कॉस्ट कह सकता हूँ, लेकिन ये जो सब्सिडी है सिर्फ मुझे नहीं मिलती है, ये मेरे जो साथ वाले हैं उनको भी मिलती होगी। समझ आ रही बात? इंडस्ट्री के हिसाब से मिलती होगी। तो पास वाले को भी 7500 है और मेरे को भी 7500 पे करने पड़ रहे हैं अल्टीमेटली, मतलब 10,000 में से 2500 रुपये गवर्नमेंट पे कर रही है। अब मैं अगर 10,000 कॉस्ट मानूंगा, मेरा पड़ोसी कितना मान रहा है, वो तो 7500 कॉस्ट मान रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि 7500 मेरी जेब से गए, तो 8,000 के अंदर सेल करना शुरू करेगा। और अपन अगर 10,000 कॉस्ट मान के बैठे तो अपन कहेंगे भाई 10,500 तो कम से कम होना चाहिए, 500 रुपये तो कम से कम कमाएंगे। क्लियर है? तो क्या होगा, हम सेल प्राइस ज़्यादा रखेंगे, लोग कस्टमर कहाँ चले जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, कितनी कॉस्ट मानेंगे, जितना हम एक्चुअली पे करने वाले हैं उतना। तो क्या ये लेस होगा क्या? हाँ जी सर, ये लेस होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब होते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेज। ड्यूटीज एंड टैक्सेज में क्या है, ऐसी कुछ ड्यूटीज होती है जिनका क्रेडिट हमें अवेलेबल होता है और कुछ ऐसी होती है जिनका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। अब सर ये क्रेडिट अवेलेबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये तो आपने वैसे तो सारा का सारा देख ही रखा होगा जीएसटी के अंदर। क्रेडिट अवेलेबल मतलब क्या हुआ,
ऐसा टैक्स जिसके अंदर जब हमने परचेज किया था तब हमने जो टैक्स दिया था वो हम जब सेल कर रहे हैं उस वक्त जितना टैक्स बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, हमें एडजस्टमेंट करने को मिल रहा है। लाइक मैंने परचेज किया 100 रुपये का, 10% के हिसाब से टैक्स दिया 10 रुपये का, टोटल मैंने 110 रुपये पे किया। अब ये जो 10 रुपये मैंने आगे वाले को पे किए ना, वो ये क्या करेगा, ला के गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। ये इन्वेंट्री में मेरे पास लेके आया और फिर मैंने ये सेल किया 150 में। 10% के हिसाब से मैं कस्टमर से कितना टैक्स लूँगा, 15 रुपये, और मैंने उसको 165 में सेल किया। अब मैं कस्टमर को जब ये 15 रुपये पे करने जाऊँगा ना, तो कस्टमर गवर्नमेंट क्या कहेगी कि इसी इन्वेंट्री पे 10 रुपये मुझे कहाँ से मिल चुके, तूने जिससे ख़रीदा वो मुझे आके पकड़ा के चला गया। मेरे को यहाँ तक टोटल इसकी वैल्यू कितनी है, 150 रुपये, तो मुझे यहाँ तक कितने का टैक्स चाहिए, 15 रुपये का टैक्स चाहिए, क्योंकि 10 रुपये मुझे वो दे के जा चुका है, तो बाकी बचे 5 रुपये, ये 5 रुपये जो तुम दे दो। तो ये क्या होता है, क्रेडिट अवेलेबल। क्रेडिट अवेलेबल मतलब यहाँ जो मैंने परचेज के वक्त जो पैसा दिया था, जो टैक्स दिया था, उसका मुझे क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ वैसे तो मुझे सरकार को 15 रुपये जमा करवाते हुए नॉर्मली, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, मुझे 10 रुपये का फ़ायदा दे दिया। तो ये क्या होता है, क्रेडिट अवेलेबल। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पूरा 15 ले रही है, तो हम क्या कहेंगे, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अब समझिएगा, अगर हमने इन्वेंट्री खरीदी और उसका आगे जाके क्रेडिट अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर क्या है, ये जो 10 रुपये गवर्नमेंट को आपने दिए, ये क्या होगा, आगे जाके आप इस 15 रुपये भुगतान के वक्त आप इसका क्या करोगे, फ़ायदा लोगे। तो ये जो 10 रुपये ये आपका खर्चा है क्या, नहीं, ये आपका खर्चा नहीं, ये आपने सरकार को क्या किए, पहले जमा करवाए, एडवांस के अंदर जमा करवाए, अग्रिम जमा करवाए, जिसका आप क्या करोगे, जब आप फाइनल अपना टैक्स दोगे उस वक्त इसका क्या करोगे, फ़ायदा लोगे। तो क्या ये आपकी कॉस्ट है क्या, नहीं, ये खर्चा नहीं, ये हमने सरकार को आज खरीदते वक्त ही क्या कर दिया, जैसे मैंने 100 का खरीदा था उसी वक्त 10 रुपये जो मैंने सेलर को दे दिया और सेलर ने जाके गवर्नमेंट को जमा करवा दिया मेरे भरोसे पे। अब मैं जब कस्टमर से रिकवर करूँगा 15 रुपये, तो उसमें से मुझे सरकार को 5 रुपये देने। तो ये जो 10 रुपये ये मैंने क्या किया, सरकार को आज जमा करवाएं, अग्रिम जमा करवाएं। तो ये क्या खर्चा है क्या मेरा, नहीं, ये मेरा कोई खर्चा नहीं है, ये मैंने क्या किया, सरकार को एक तरीके से उधार दिया है, ताकि आगे मैं इसे क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा। तो अगर मेरी क्रेडिट अवेलेबल है, अगर कोई ड्यूटीज और टैक्सेज है इसके अंदर, यहाँ एक सेकेंड ना, टैक्सेज स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। अगर ये क्रेडिट अवेलेबल है, अगर इसकी क्रेडिट अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर क्या हम ऐड करेंगे, क्या इसको हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टैक्सेज ऐसे होते हैं जिनकी क्रेडिट अवेलेबल नहीं होती, क्या उनको ऐड करेंगे क्या, हाँ जी, उनको ऐड करेंगे। सर कुछ एग्जांपल दे सकते हो, क्रेडिट अवेलेबल का तो हो गया जीएसटी, इसका हो गया टोल टैक्स, रोड टैक्स, पहले जो चलता था सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी, वो भी इसका एग्जांपल था। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी नहीं, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो था वो इसका एग्जांपल था। तो इनका क्या होता है, जस्ट मैंने टोल टैक्स पे किया, यहाँ से मेरा जो इन्वेंट्री यहाँ से जोधपुर जा रहा था उसके बीच में टोल टैक्स दिया, क्या उसका मुझे कहीं बेनिफिट मिलेगा क्या आगे, नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या ये नॉर्मल कॉस्ट है क्या, अनॉर्मल कॉस्ट है। जो भी इन्वेंट्री खरीद रहा है वो लेके तो ट्रक से आ रहा है, तो उसको टोल टैक्स तो सबको ही पे करना है। तो क्या सारे कस्टमर से रिकवर करेंगे क्या, हाँ जी सर, सारे कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो क्या मैं भी ऐड कर लूँ क्या, हाँ तुम भी ऐड कर लो, क्योंकि बाकी वाले भी ऐड कर रहे हैं। क्लियर है। जीएसटी वगैरह क्या मैं ऐड कर लूँ क्या, नहीं, कोई ऐड नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि सबको पता है कि आगे जाके इसका मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, तो कोई भी ऐड नहीं करने वाला। तो क्रेडिट अवेलेबल है अगर इसका, तो उसको कॉस्ट के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। पेनल्टी एंड चार्जेज, ये क्या होते हैं, अब नॉर्मल नेचर। अब नॉर्मल नेचर मतलब हमने कहा था जैसे वो टिका के आ गया और उसको 5,000 रुपये का फाइन लग गया, क्या ये कॉस्ट हम इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं भाई। अगर हमारा ड्राइवर जो है वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था और कुछ पेनल्टी लग गई, तो क्या ये पैसा हम हमारे कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं क्या, नहीं। समझ आ रही बात। अननेसेसरी अगर हम कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करेंगे कस्टमर से, तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सेल प्राइस बढ़ जाएगी, हम मार्केट से ही बाहर चले जाएंगे। तो
जो नॉर्मल कॉस्ट है वही कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम भी रिकवर कर रहे हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल नेचर है, क्या ये हमारे कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे? क्या नहीं होंगे। इनका क्या किया जाता है? एबनॉर्मल नेचर का इनको क्या किया जाता है? हमेशा सीधा कॉस्टिंग P&L के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है कि ये हमारा नुकसान है, हमारी गलती की वजह से हुआ, तो हमें सीधा इसको क्या करना होगा? कॉस्टिंग P&L के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। नॉर्मल और एबनॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ वही वापस मैं आपको लेबर के अंदर बताऊँगा और वही वापस ओवरहेड के अंदर बताऊँगा, तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नॉर्मल है तो कॉस्ट में ऐड होगा, एबनॉर्मल है तो नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे, डिमरेज, डिटेंशन चार्जेस, फाइन, पेनल्टी, बाकी सब रात वर्ड आपको समझ आ रहा है। डिमरेज क्या होता है? लाइक मैंने क्या किया, सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज किया और परचेज करने के बाद उसको पैसा दे दिया, पैसा दे के मैं घर पे आ गया। मैंने कहा कि मैं आता हूँ कल और इन्वेंट्री लेके जाता हूँ। मान लीजिए 5000 kg मैंने गेहूँ परचेज किया। अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैं जा ही नहीं रहा हूँ लेने के लिए। वो फ़ोन कर रहा है कि भाई साहब आपका गेहूँ पड़ा है, यहाँ से ले जाइए। मैं कह रहा हूँ नहीं, आ रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, और काफ़ी दिन हो गए, 2-3 महीने बाद में वहाँ गया। तो उस केस के अंदर क्या होता है? सप्लायर का बेचारे का किराया लगा होगा। 5000 kg है किसके? हमारे। स्टोर करके कौन रखा हुआ है? वो सप्लायर स्टोर करके रखा हुआ है। तो उस केस में सप्लायर हमसे क्या करता है? कुछ चार्जेज लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिमरेज चार्जेज। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? एबनॉर्मल नेचर की, एक तरीके की पेनल्टी होती है। ये क्या होती है? एक तरीके की पेनल्टी होती है। तो क्या ये कॉस्ट के अंदर ऐड होगी? क्या नहीं होगी। एबनॉर्मल नेचर की ये कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगी। ठीक है सर। डिटेंशन चार्जेस, फाइन और ये पेनल्टी चार्जेस वगैरह जो भी वर्ड होते हैं वो किसके लिए होते हैं? हमेशा एबनॉर्मल नेचर के लिए ही होते हैं। कॉस्ट ऑफ कंटेनर 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो नॉन रिटर्नेबल और एक रिटर्नेबल। नॉन रिटर्नेबल मतलब जैसे आम की पेटी। आम जो है वो क्या होता है? ऐसे घास फूस के अंदर डाल के, एक पेटी होती है उसके अंदर डाल के दिए जाते हैं। क्या वो जो लकड़ी की पेटी है वो वापस ली जाती है? क्या नहीं, वो नॉन रिटर्नेबल है, जिसने खरीदा उसको साथ में दे दी जाती है। ऐसा ही होता है। क्लियर है? तो ये जो पेटी है, क्या इसकी कॉस्ट कस्टमर से रिकवर की जाएगी? क्या हाँ जी सर, रिकवर की जाएगी। क्यों नहीं रिकवर की जाएगी? नॉर्मल नेचर है, हमको सुरक्षित रखने के लिए ये पेटी ज़रूरी है। हम भी दे रहे हैं, सारे जो सप्लायर है वो दे रहे हैं, ताकि हम सुरक्षित रहे, सही रहे, ख़राब ना हो जाए। क्लियर है? तो क्या इसको ऐड किया जाएगा? क्या हाँ जी सर, इसको ऐड किया जाएगा। कुछ ऐसी होती है जो क्या होता है? कंटेनर, मतलब जिसके अंदर हम हमारी इन्वेंट्री को भेज रहे हैं, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंटेनर। अब कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसके अंदर कंटेनर जो वापस लिया जाता है। सर ऐसा कौन सा होता है? जैसे गैस की टंकी। अब वो हमें सेल क्या कर रहा है? गैस कर रहा है, लेकिन ऐसा हाथ में तो पकड़ा नहीं सकता, तो वो क्या करता है? गैस टंकी देता है जिसके अंदर गैस भरी होती है। हम उससे यूज करते हैं, वापस क्या करते हैं? गैस टंकी उसको देते हैं सप्लायर को, वो वापस फिल करके हमें वापस देता है। तो यहाँ पर इन जो कंटेनर है वो क्या नॉन रिटर्नेबल है? क्या नहीं, रिटर्नेबल है। जैसे हमने यूज किया वापस हम क्या करेंगे? उसे रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? अब एक गैस की टंकी मान लीजिए अमूमन 1000 बार कस्टमर के पास जाती है और वापस आती है, और उसके बाद में ख़राब होती है। तो क्या गैस की टंकी की जो कॉस्ट लगी है, गैस की बात नहीं कर रहे, गैस की टंकी की कॉस्ट लगी है, क्या वो हम एक कस्टमर से रिकवर कर ले? क्या नहीं, क्योंकि 1000 कस्टमर के पास गई है वो गैस की टंकी, तो 1000 कस्टमर से रिकवर करना बनता है। समझ आ रही बात? क्या हम ऐसा कर लें कि किसी से रिकवर नहीं करें? नहीं, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी रिकवर कर रहे हैं, उनकी भी लग रही है। अब गैस की टंकी की कॉस्ट तो लगी है, सपोज 1 लाख रुपए में तैयार हुई है, तो 1 लाख रुपए में उसने क्या किया? 1000 कस्टमर को के पास जाके आई है, मतलब 1000 बार जाके आई है। तो उस केस के अंदर हर एक कस्टमर से क्या कर देंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000, मतलब कि 100 रुपये हम हर कस्टमर से क्या कर देंगे? रिकवर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन, या फिर जैसे आप क्या कह सकते हो, पार्ट ऑफ कॉस्ट जो है वो क्या करेंगे? कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है सर, यहाँ पर समझ आ गया। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है, इसके अलावा और कोई भी अगर एक्सपेंडिचर है, तो उसके अंदर सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर वो नॉर्मल नेचर का है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, और अगर वो एबनॉर्मल नेचर का है तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते।
अगर कोई भी अदर है, नॉर्मल नेचर है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर एबनॉर्मल नेचर है तो ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है सर? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर तो समझ आ गया। उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के सारे खर्चे ऐड होंगे, नॉर्मल होंगे तो ऐड होंगे, एबनॉर्मल होंगे तो नहीं होंगे। बाकी हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देख लिए, वो समझ आ गया। अब ये सर जो नंबर ऑफ यूनिट के अंदर आप बता रहे थे कि नॉर्मल लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है, क्या होता है, कुछ बताएंगे क्या? ज़रूर भाई, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए एक एग्जांपल लीजिए। सपोज आपने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ के अंदर 100 लीटर पेट्रोल परचेज किया। अब पेट्रोल जो है, मान लीजिए कि 10% उसके अंदर क्या रहता है, नॉर्मल लॉस रहता है। नॉर्मल लॉस मतलब कि खरीदने से लेके हमारे पास आने तक, हम उसे यूज करें तब तक 10% नॉर्मली कम हो जाती है क्वांटिटी उसकी। नॉर्मल लॉस का इसका मतलब क्या है, ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे जो पास वाले शॉपकीपर उनके पास भी क्या होता है, अगर वो 100 kg लेके आते हैं तो उस केस के अंदर 10% जो वो चला जाता है और 90 के लीटर ही मिलता है। अगर 100 मंगवा रहा है तो 10 जो वो उड़ जाता है, बाकी 90 ही मिलता है। ये नॉर्मल लॉस हो गया। अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा ड्राइवर रखा जिसने क्या कर दिया, जट अमला पगला दीवाना उसके तरीके से गाड़ी चलाई उसने, कभी इधर कभी उधर, और 20% जो पेट्रोल ख़राब कर दिया, और अल्टीमेटली हमें 80 kg मिले। तो हम क्या कहें, हमारी कॉस्ट पर लीटर क्या है? अब देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हम क्या कहें कि हमने 1 लाख रुपए के अंदर 100 kg खरीदे, या हम क्या कहें 1 लाख रुपए के अंदर हमने 90 kg खरीदे 10% नॉर्मल लॉस हटा के, या फिर हम क्या कहें 1 लाख kg के अंदर 80 लीटर परचेज किया, 20% का टोटल लॉस हो गया। अगर आप ये कहते हैं कि 1 लाख के अंदर आपने 100 kg परचेज किया, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी कॉस्ट जो है वो कम कर रहे हो, और वो भी अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि आपके कंपटीटर को कितने में मिला है ये 1 लाख के अंदर? क्या 100 kg मिला है क्या? नहीं, कंपटीटर को भी 90 मिला है। ए को, बी को, सी को, डी को, सबको ही क्या मिला है 90 kg। तो हर कोई अपनी कॉस्ट जो वो किसके हिसाब से कंसिडर कर रहा है 90 के हिसाब से, कि 1 लाख रुपए में वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने 100 लीटर खरीदा, वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए मैंने 90 लीटर परचेज किया। समझ आ रही बात? अब हमें एक्चुअल में कितना मिला है, 80 मिला है। अगर 1 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो हर किसी के 1 लीटर की कॉस्ट क्या पड़ रही है 111.11। अब हमें एक्चुअल में 1 लाख के अंदर कितना मिला डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 90। अच्छा, ये एक जीरो कम कर दीजिए, इसको 10,000 कर दीजिए ना, इसको 10,000 कर दीजिए, 1 लाख की जगह 10,000 कर दीजिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट। 10,000 के अंदर हमने खरीदा मान लीजिए। अब अगर हम कहते हैं 10,000 के अंदर हमने 80 kg खरीदा, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 80 कितना हो गया 125। अगर हम कहते हैं कि हमारे 1 लीटर की प्राइस जो है, कॉस्ट जो वो 125 पड़ी, तो क्या हमारी जो 125 पड़ी हमारे कंपटीटर की कितनी पड़ी 111.11, और सारे कंपटीटर की कितनी पड़ी 111.11। तो सब अपनी कॉस्ट जो वो 111.11 मान रहे हैं, और हम अगर 125 मानेंगे, अगर एबनॉर्मल को भी कंसिडर करेंगे तो हम 125 मानेंगे, तो उस केस के अंदर क्या होगी, हमारी कॉस्ट ही बढ़ेगी, बाकी की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। अगर हमारी अकेले की कॉस्ट बढ़ गई तो हम अकेले रिकवर करने के लिए जाएंगे तो हमारे अकेले की सेल प्राइस है जो बढ़ जाएगी। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो नॉर्मल जो है वो हमें भी लॉस हुआ है, हमारे कंपटीटर को भी हुआ है, तो उसे हम भी कंसिडर करेंगे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी करेंगे। लेकिन एबनॉर्मल अगर कुछ हुआ है तो उस केस के अंदर ना हम कंसिडर करेंगे, अगर एबनॉर्मल हमारे कंपटीटर को हुआ तो वो भी कंसिडर नहीं करेगा, मतलब वो भी अपने कस्टमर से रिकवर नहीं करेगा। तो नॉर्मल लॉस जो होगा वो क्या करेंगे, लेस करेंगे, और इसको लेस नहीं करेंगे। तो हमारे इन्वेंट्री की वैल्यूशन हम क्या करेंगे,
कहेंगे कि 111.1111, तो सर एक्चुअल में तो 90 की जगह 80 मिला है, इस 10 लीटर का क्या करेंगे, तो हम कहेंगे 10 लीटर और 1 लीटर की कॉस्ट है 111.1111, इतना अमाउंट जो हमारा खुद का नुकसान है तो हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे कॉस्टिंग P&L में। हम ये कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, ये हमारी गलती की वजह से। तो ये जो है ये आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री जो हम खरीद के लेके आए उनका वैल्यूएशन जो है वो किस तरीके से होगा उसके बारे में। क्लियर है, ये आपका इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड, कि इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब देखिए इन्वेंट्री जो है वो एक मेजर पार्ट है कॉस्ट का, इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉस्ट का, तो उसको ध्यान भी रखना होगा। हमें ध्यान कैसे रखना होगा कि बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, लाइक स्टॉक आउट हो गया। स्टॉक आउट का मतलब क्या हुआ, हमने इन्वेंट्री का ध्यान नहीं रखा और प्रोडक्शन जो है उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल बचा ही नहीं, काम रुक गया, ये क्या कहलाता है, स्टॉक आउट। या फिर क्या हुआ, हमने फाइनल प्रोडक्ट का ध्यान नहीं रखा, जो तैयार प्रोडक्ट उनका ध्यान नहीं रखा, अब कस्टमर आया हुआ और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट है नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक आउट। वो भी एक तरीके का स्टॉक आउट हो गया। अगर हम इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं एक साथ, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इन्वेंट्री को स्टोर करके रखना होगा। अगर स्टोर करके रखेंगे, अगर एक साथ में ज़्यादा खरीद के फिर स्टोर करेंगे, तो उस केस के अंदर हमें क्या होगा, कॉस्ट लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि फ्री के अंदर होगा, तो वहाँ पर जो कॉस्ट लगती है कैरिंग कॉस्ट, अगर हमने एक साथ ज़्यादा खरीद लिया तो उस केस के अंदर क्या होगी, हमारी कैरिंग कॉस्ट जो वो बढ़ जाएगी। अगर कम खरीदा तो स्टॉक आउट हो सकता है। क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, सही टाइम पे इन्वेंट्री को मंगवाना होगा, ताकि हमारे पास सही लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो वो मेंटेन रहे। समझ आ रही बात, सही समय पर सही कदम उठाना बेहद ज़रूरी होता है। तो वैसा इन्वेंट्री के अंदर भी है कि उसको भी सही तरीके से जो है सही टाइम पे सही कदम उससे रिलेटेड जो है वो हमें उठाने होंगे। दूसरी बात आती है कि हम इन्वेंट्री को कितना खरीदें, मतलब ऑर्डर साइज जो वो क्या रखें। अगर हम ऑर्डर साइज ज़्यादा रखते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर तो कम होंगे। एक बार अगर ऑर्डर दोगे तो आपको क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होगी, जैसे एक बार अगर आप इन्वेंट्री को मंगवाओगे तो वहाँ से ट्रक आएगा, उसका किराया वगैरह लगेगा, और यहाँ तक आएगा तब तक का इंश्योरेंस वगैरह होगा। तो अगर एक ऑर्डर पे सपोज आपकी ऑर्डर कॉस्ट लग रही है, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा दोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो वो बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बार ट्रक आएगा, तो ऑर्डर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं ज़्यादा ऑर्डर नहीं देंगे, ऑर्डर कम ही देंगे, तो उस केस के अंदर आपको ऑर्डर बड़ा देना पड़ेगा। बड़ा ऑर्डर दोगे तो आपके पास इन्वेंट्री एक साथ में बड़ी आ जाएगी, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी, मतलब उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। दूसरा, ऑब्सोलेंस का खतरा रहता है। ऑब्सोलेंस मतलब पुराना हो गया स्टॉक, मतलब मटेरियल पुराना हो जाता है, उसकी हमें प्रॉब्लम रहती है, तो ये समस्या हो सकती है। तो कितना इन्वेंट्री खरीदा जाए, क्लियर है। उसके अलावा दूसरा हो गया और इन्वेंट्री कंट्रोल पे, कि ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री पे हमारा ध्यान ही नहीं है, कोई भी आया, कोई एम्प्लॉय जो है वो जाते वक्त लेके जा रहा है इन्वेंट्री और जेब में डाल के घर पे लेके चला गया, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ भी हमें इन्वेंट्री का कंट्रोल करना होगा। उसके अलावा इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, मतलब कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, हमें ये भी तो पता होना चाहिए हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री है, आज ज़्यादा है या कम है, कितनी कम पड़ रही है, जितनी कम पड़ रही है वो खरीदेंगे उसके हिसाब से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका हिसाब किताब रखना होगा। तो वो हिसाब किताब कैसे होगा, तो ये जो सारा का सारा किस में आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए देखिए क्या है, पहला तरीका, बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव लेवल डिसाइड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव लेवल मतलब जैसे कि मैं एक बार ऑर्डर दूंगा तो इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर दूंगा, ये मैंने लेवल सेट कर दिया। मेरी इन्वेंट्री का लेवल नीचे आते आते अगर यहाँ पर आ गया तो मैं आगे वाले को फ़ोन कर दूंगा, भाई साहब अपना नेक्स्ट ट्रक रवाना कर दो वहाँ से। क्लियर, ये हो गए क्वांटिटेटिव लेवल। ऐसे क्वांटिटेटिव लेवल डिसाइड कर सकता हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। कई क्लासिफिकेशन होते हैं, उसके हिसाब से किया जा सकता है क्लासिफिकेशन। जैसे ABC एनालिसिस, 3 कैटेगरी में बांट दिया, A, B और C के अंदर, और फिर उसके हिसाब से मैंने उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। और भी है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, वाइटल एनालिसिस, वाइटल और एसेंशियल और डिज़ायरेबल, इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ यूजिंग
रेशियो एनालिसिस, मैं रेशियो यूज कर सकता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, इनपुट आउटपुट रेशियो होता है, उन रेशियो की मदद से भी मैं इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिजिकल कंट्रोल के अंदर मैं बजट बना सकता हूँ, उसके हिसाब से यूज होना चाहिए। मैं जाके कंटिन्यूस वेरिफिकेशन करूँ, जाके चेक करूँ कि हाँ इन्वेंट्री वगैरह जो है ये सही है या नहीं, ऑडिट वगैरह जो होती है वैसा कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये वाला जो है इन्वेंट्री कंट्रोल, ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। आज जो है वो हमने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में बात की। इसको एक बार वापस अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उस केस के अंदर आपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और उनसे भी कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, फोकस्ड रहें, अपने स्टडी को पूरा 100% दें डिवोशन। बहुत बहुत धन्यवाद।